Hello and welcome to the last topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Now, recently इस बिल को दोनों ही हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से एसेंट मिल चुका है, यानी कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अब फाइनली बस प्रेसिडेंट का एसेंट बचा है एंड दिस बीएनएस वुड रिप्लेस द आईपीसी। ये आईपीसी ब्रिटिश गवर्नमेंट में थॉमस मैकुले ने इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका काम था इंडियन लॉज को कोडिफाई करना। इवेंचुअली 1853 के चार्टर एक्ट में जो लॉ मेंबर टेम्पररी था उसे परमानेंट स्टेटस दे दिया गया था और 1860 में फाइनली आईपीसी को कोडिफाई किया गया था। उस समय से अभी तक आईपीसी के जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स हैं हमेशा से कांस्टेंट रहे हैं विथ माइनर ट्वीकिंग्स। बट पहली बार जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे एक ओवरहॉल बाय मींस ऑफ कोडिफिकेशन दिया जा रहा है। तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चेंजेस हुए हैं जो बीएनएस में इनकॉर्पोरेट किए हैं। ओवरऑल यदि अपन बात करें तो आईपीसी से कुछ मेजर डिपार्चर्स ऐसे हैं कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, नॉर्मली इन सारे ऐसे स्पेसिफिक एक्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉस प्रेजेंट थे। जैसे कि टेररिज्म के लिए यूएपीए इनकॉर्पोरेटेड था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो टेररिज्म को रेगुलेट करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको ऑर्डिनरी लॉस के साथ ही क्लब कर दिया गया है। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रलिटी को स्पेसिफिक ध्यान में दिया गया है। कुछ प्रोविजंस जैसे यदि अपन आईपीसी का सेक्शन 375 बात करें जो रेप से बात करता है, उसको हटा के अदर पोर्शंस में जेंडर न्यूट्रलिटी इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। इसके अलावा एक मेजर जो अपडेट है वो सेक्शन 377 से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली स्ट्रक डाउन किया था उसे अभी पूरी तरीके से बीएनएस में रिपेल कर दिया गया है। विल गेट इनटू द डिटेल्स मच मोर। सबसे पहले बीएनएस क्या करेगा, आईपीसी को रिप्लेस करेगा, बट जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, ओवरऑल जो लॉस है वो मोटा मोटा इसी के रिटेन है, बट छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं और कुछ रेडिकल चेंजेस। एक जो बहुत ही रेडिकल चेंजेस जो कहीं ना कहीं आई फील इज इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, दैट इज कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। कम्युनिटी सर्विस में बिकॉज हमारा जस्टिस सिस्टम यदि देखा जाए तो दो तरीके से वर्क करता है। एक होता है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव का वर्क होता है कि यदि किसी को इम्प्रिजन किया जाए तो उस बंदे को पनिश ना किया जाए, बट मोर इंपॉर्टेंटली द पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल, द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज कि वो रिफॉर्म हो। जब वो प्रिजन से बाहर निकले, जेल से बाहर निकले, तो ही वुड बी अ बेटर पर्सन जब वो बाहर निकले। और एक होता है पनिशमेंट बेस्ड। पनिशमेंट बेस्ड का एक होता है कि बिकॉज समबडी हैज कमिटेड अ क्राइम तो ही शुड बी पनिश्ड और लायबल फॉर अ punishment. That is the idea. तो by incorporating community servicing एक बात साफ हो गई है कि हमारा जो targeted orientation है of the criminal system is towards reformative। आगे हो सकता है और ज्यादा इसमें रिफॉर्म्स आए और कुछ नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि एक कम्युनिटी प्रिजन एक ऐसा नॉवल कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्राइड है, या ओपन प्रिजन भी ट्राइड है। ऐसे कुछ हो सकता है फ्यूचर में सिस्टम्स इंप्लीमेंट हो, ये बीएनएस कोड उसकी तरफ दर्शाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक मेजर चेंज किया गया है मेंटल हेल्थ की वजह से, यानी कि आईपीसी में क्या लिखा गया था, पहले कोई अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। अब अनसाउंड माइंड जब होता है तो इसमें एक प्रोविजन जो खासकर स्पेसिफिक बात की सकती है वो है मेंटली रिटार्डेड का, इसको बात किया जाता है। बट इस अनसाउंड माइंड को आईपीसी में जो बीएनएस में प्रोविजन है उसे रिप्लेस कर दिया गया है विथ मेंटल इलनेस, यानी कि पागलपन और मेंटली टोटली रिटार्डेड जो पर्सन है उसे एक अलग कैटेगरी में नहीं माना गया है, बट मेंटल इलनेस को एक अलग प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया है अनसाउंड को रिप्लेस करके। अब इसमें एक स्पेसिफिक बात है कि यदि somebody has mental retardedness तो वो मेंटली इल नहीं कहा गया है, बट इफ somebody is addicted to substance abuse, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो अल्कोहल है,
तो वो मेंटल इलनेस पे आएगा, कवर आउट होगा। अब एक्सपर्ट इस क्लॉज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बता रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, वॉलेंटली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो सकता है मेंटल इलनेस का बहाना बना के एस्केप आउट हो जाए इस क्लॉज की वजह से, और वहीं पर एक पागल व्यक्ति जो अपने आप को डिफेंड ना कर सके, ही कुड गेट पनिश्ड ड्यू टू दिस क्लॉज। दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम जो मैंने इसमें पाया। इसके अलावा यदि अपन देखें, कुछ मेजर ऑफेंस ऐड किए गए हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे, जैसे है प्रॉमिस टू मैरी, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉमिस टू मैरी, यानी कि कोई भी पर्सन यदि किसी को मैरी करने के प्रॉमिस से, आप इससे शादी करोगे, ऐसा कोई भी अलर्मेंट देता है, कोई बेट देता है, लालच देता है, चाहे वो मनी होगा पैसे के बल पर, चाहे यदि दिया जाए जॉब मिलेगा, या कोई भी बेनिफिट प्रॉमिस करके सेक्स रिट्रीव करता है उस पर्सन से, तो दैट वुड बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी, एंड इस चीज में 10 साल तक की सजा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अब ये बात आप समझिए कि दिस इज नॉट सिमिलर टू रेप and this is different because here an element of consent is being involved, but in this case consent है, बट देयर इज एक बेट दिया गया है बैकग्राउंड में, तब कि आपसे मैं शादी करूंगा यदि आप फलाना ठिकाना करो, वॉट एवर बी द क्लॉज। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या प्रमोशन हो, इंडक्टमेंट हो, कोई भी प्रॉमिस दे के यदि आप मैरी करने का प्रॉमिस करते हो तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। यानी कि एक तरीके से जो लव जिहाद है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस में। इसके अलावा मॉब लिंचिंग एक अलग कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। अब यदि अपन आईपीसी में देखें तो आईपीसी में सपोज कोई एक पर्सन को मार दिया जाता है तो वो मर्डर के अंदर रजिस्टर करेगा, बट इट इज नॉट द सेम एज व्हेन अ सेम पर्सन इज बीइंग सेंटेंस, 7-8 के ग्रुप से एक मॉब के द्वारा मार दिया गया। जो ड्राफ्ट बीएनएस में था उसमें ये इन प्रोविजन इनकॉर्पोरेट था कि दोनों के केस में 7 ईयर की सजा मिलेगी। हाउएवर यहां पर एक मेजर ट्वीकिंग की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दोनों मर्डर को इक्वेट नहीं किया जा सकता, इस वजह से मॉब के जो किलिंग की, जहां पे मॉब को ऐसा डिफाइन किया है 5 या 5 से ज्यादा लोगों के ग्रुप किसी को हर्ट करता है उनकी एथनिसिटी के बेसिस में, उनकी रेस के बेसिस में, या उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बेसिस में, तब उनको क्या होगा, मर्डर कॉज होता है, तो 7 की जगह 10 ईयर का सेंटेंस किया गया है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब इसके अलावा यदि अपन देखें तो वो है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम अभी तक यदि देखें तो हर स्टेट के स्पेसिफिक लॉस होते थे जो इनको एड्रेस करते थे, अब इसे बीएनएस में ही मर्ज कर दिया गया है। होगा क्या इस एक्ट के थ्रू, क्या होगा कि कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्या जो स्पेसिफिक लॉस है उनके एग्जिस्टेंस में बीएनएस में इनकॉर्पोरेट करना, कैसे डिफरेंस आएगा नहीं आएगा वो बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात आप समझिए, जो स्पेशल लॉस होते हैं उन स्पेशल लॉस में कुछ ज्यादा गवर्नमेंट को पावर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के पावर्स होते हैं, कुछ मेजर सिक्योरिटी इश्यूज जब होते हैं तब वो इंटरसेप्शन कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा ऑफ द एक्यूज्ड का। ऐसे में क्या होगा, कैसे डिफरेंस होगा, ये नहीं क्लियर होगा। बट बीएनएस में एक मेजर इशू जो देखा पॉइंट किया गया है, एक होता है एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, और दूसरा होता है एक्चुअली उसको ट्रांसलेट करना। दोनों के दोनों केसेस में जो पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड है वो सेम पनिशमेंट है, यानी कि कोई बस पनिशमेंट अटेम्प्ट कर रहा था ऑर्गेनाइज क्राइम और एक्चुअली कर लिया, दोनों के केस में सेम पनिशमेंट है। दिस मे नॉट बी वेरी मच अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। हो सकता है इस प्रोविजन को आई थिंक मे गेट चैलेंज इन फ्यूचर। इसके अलावा एक छोटा अलग प्रोविजन है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि आप देखे होंगे रोडों में कई बार नेटवर्क्स चलते हैं पर्स चुराने के, आईडी कार्ड थेफ्ट्स, उस तरीके से जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं उनके लिए भी एक अलग कैटेगरी है। अगेन द डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैसे डिफरेंशिएट करेंगी, क्या कुछ
लॉस में डिफरेंस आएगा, फ्यूचर में कुछ पनिशमेंट डिफरेंट होगा, इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म दूसरा होगा, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा यदि अपन टेररिज्म बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट अलग कैटेगरी में था जिसे नॉर्मल कैटेगरी में ला दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट जो चेंज किया गया है वो है फाइनेंस के रिगार्डिंग, यानी कि पैसा आप टेररिज्म एक्टिविटीज पे देते हो तो भी आप इसमें बीएनएस में क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर बुक आउट हो जाओगे। इट डिफाइंस टेररिज्म एंड ब्रॉडन द ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेरर फाइनेंसिंग। ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, यूएपीए से ज्यादा ब्रॉडन कर दिया गया है। एंड फाइनली पनिशमेंट तो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इंडिया में डेथ या एक लाइफ सेंटेंस है। यानी कि एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेथ सेंटेंस, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, अंडर द न्यूली फॉर्मुलेटेड बीएनएस डेथ सेंटेंस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिमिनल कोड। नो, अभी भी डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है। फाइनली एक और मेजर प्रोविजन है अटेम्प्ट टू सुसाइड। यदि आप अपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को सुसाइड की धमकी देकर उनके काम को खराब करना चाह रहे हो, हिंडर द सर्वेंट्स वर्क, तो ये भी एक क्रिमिनल एक्ट पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है। जहां अटेम्प्ट टू सुसाइड को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था आईपीसी के प्रोविजन को, वहां पर यदि आप सुसाइड को थ्रेटन करके, किसी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेटन करके आप सुसाइड के लिए करते हो, देन दैट हैज बिकम अ क्रिमिनल एक्ट। फाइनली इफ यू सी, कुछ मेजर डिलीशंस हुए हैं, जैसे सेक्शन 377 को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। यदि मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्शली डिलीट कर दिया था। इस वजह से जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जो सेम सेक्स रिलेशनशिप हैं, उनको लीगलाइज कर दिया गया था अंडर 2018 के जजमेंट में। बट यहां पर भी जो एनालिस्ट हैं एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनको कंप्लीटली हटाने से। जैसे कि रिसेंटली कुछ केस आए थे एनिमल सेक्स के साथ। अब कोई भी अननेचुरल सेक्स को 377 के अंदर पनिश किया जाता है। रेप के जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ 375 सेक्शन आईपीसी के जो 375 था ओरिजिनली, उसे सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है। बट यदि जेंडर्ड प्रोविजन है, इसको यूज करके मेन के पास पावर था। ये दोनों की वजह से कंप्लीट वैक्यूम हो जाएगा, ऐसे एनालिस्ट बोल रहे हैं। इसके अलावा अडल्टरी को स्ट्रक डाउन किया गया था, ये अभी भी स्ट्रक डाउन ही किया गया है, वापस रिस्टोर नहीं किया गया है। ठग्स को कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठग्स क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर ट्राइब या ग्रुप्स होते हैं जो माना जाता है, ब्रिटिश के कॉन्सेप्ट में था, ये बार बार क्राइम करते हैं, तो उन्हें ठग्स रिकॉग्नाइज कर देते हैं और उनके पीनल प्रोविजन ज्यादा होते हैं। इस प्रोविजन को हटा दिया गया है क्योंकि ये एक तरीके से स्टीरियोटाइप करते हैं और ट्राइब्स को हरासमेंट फेस करना पड़ता है। सो दिस इज अ वेरी गुड मूव विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और डी नोटिफाइड ट्राइब्स, दोनों के सेंस से ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे क्लॉजेस में न्यूट्रलिटी इनकॉर्पोरेट की गई है, जैसे कि ऑफेंसेस डीलिंग विद किडनैपिंग। पहले किडनैपिंग ऑफ माइनर जब बोला जाता था तो उसमें फीमेल की जो एज थी 16 साल थी और मेल की जो एज थी वो 16 ईयर्स फॉर मेल एंड फीमेल की 18 ईयर्स। अब दोनों को बराबर करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे माइनर ट्विकिंग की गई है, एक्सेप्ट फॉर 375 जो रेप के क्लॉज है, अदर मेजरली जेंडर्ड न्यूट्रल हो चुके हैं। इसके अलावा छोटे मोटे ट्वीक और किए गए हैं, जैसे फेक न्यूज के लिए एक अलग सा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। सेडिशन को हालांकि बोला गया था कि हटा दिया गया है, बट यहां पर राजद्रोह जो डिफाइन था उससे देशद्रोह इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मेजरली प्रोविजंस वही है, बट इनफैक्ट इसे थोड़ा सा और ड्रैकोनियन बता दिया गया है, क्योंकि अब आप किसी तरीके से पैसा दे के भी ऐसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो भी वो सेडिशन के टर्म्स में आ जाएगी। ये एक जो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, इससे शायद थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट राज, राज मींस गवर्नमेंट को आप कहीं ना कहीं सिंबलाइज करते हो, बट व्हेन यू आर टॉकिंग देश, दिस मीन्स कंट्री, यानी कि यू आर नॉट लिमिटिंग सेडिशन एक्टिविटी टू गवर्नमेंट, बल्कि कोई कंट्री के अगेंस्ट सेडिशन एक्टिविटी करे तब प्रॉब्लमैटिक होगा। सो मे बी दिस इज अ गुड डेफिनेशन। कैसे इंटरप्रेट होगा फ्यूचर में देखेंगे। इसके अलावा कुछ मिनिमम सेंटेंस मैंडेटरी कर दी गई है। अब यदि ट्रेडिशनली देखा जाए तो मिनिमम सेंटेंस को अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्राइम किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ऑप्शन था कि कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट सर्व करने वाला व्यक्ति किसी का रेप करे,
तो सिर्फ और सिर्फ उसे डेथ मिलेगी, ऐसा कोई प्रोविजन था। अब इसमें हो सकता है कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस या कंडीशंस, तो जुडिशरी का जो रिव्यू है उस पे कुछ पावर्स कटेल हो जाता है, इसलिए इस पर मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस को हटाया गया है। और एक और मेजर जो प्रोविजन है, ग्रेडेड फाइन्स इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रोविजन से ये भी माना जा रहा है समबडी डिस्ट्रॉयज अ प्रॉपर्टी ऑफ 1000 तो उसे 1000 रिकवर किया जा सकता है, इस प्रोविजन से ये इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। फिर मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल प्रोविजंस रिलेटेड टू वुमेन हैव बीन रिटेन्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट यदि अपन बात करें कि ये क्यों जरूरत थी, तो यदि अपन पूरे के पूरे लीगल सिस्टम पे देखें तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर 1 स्टेक होल्डर इज द स्टेट, दूसरा है कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन में यदि अपन बात करें तो एक हो सकता है विक्टिम, एक हो सकता है जो कल्प्रेट जिसने लॉ ब्रेक किया है, और एक हो सकते हैं सोसाइटी। दिस आर द मेजर इंस्टीट्यूट जो है। यदि अपन विक्टिम के सेंस से बात करें तो विक्टिम के सेंस से क्या जरूरत थी कि इनको फास्टर जस्टिस मिले फास्टर, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो ताकि मिनिमम इन्वेजिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरी हो सके, इनकी प्राइवेसी लिमिटेड हिंडर आउट हो, और कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी सजा मिले। इसके अलावा कल्प्रिट की भी कुछ राइट्स होती हैं कि इनका जब जल्दी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो इनको भी मेंटल हरासमेंट से कम गुजरना पड़ता है, और सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करने के लिए ये सारी रिफॉर्म जरूरी थी। जो रूल ऑफ लॉ और कॉलोनियल एरा के लॉ थे, इसकी वजह से डिले आ रही थी, वो सब में जरूरी हुआ है। एंड फाइनली यदि अपन स्टेट की बात करें तो स्टेट प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, ये दिखा रहा है। इस तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को उठा के आप बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।